नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हम अपने शेरू भाई के बारे में बहुत कुछ बात कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी किस हद तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक सिद्ध होता है। उसके चरित्रों में वे कौन से गुण थे जो उसे महान बनाते हैं और अकबर का पूर्वगामी कहने पर हमें विवश कर देते हैं। दोस्तों, शेर शाह सूरी से जुड़े और भी वीडियोस आपको एमए हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करें तो शेर शाह मध्यकालीन भारत का महान शासक था। B.A. स्मिथ उसके विषय में लिखते हैं, वही यदि वह कुछ समय और जीवित रहता तो महान मुगल सम्राट इतिहास के रंगमंच पर नहीं आते। तो इससे ये पता लगता है कि वह कितना बेहतरीन शासक रहा होगा। इस तरह के कोटेशन का इस्तेमाल आप ज़रूर करें ताकि आपका उत्तर बेहतर लगेगा। उसके व्यक्तित्व की बात करें तो शेर शाह 68 वर्ष की उम्र में सम्राट बना, लेकिन इस उम्र में भी वह प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करता था। उसने बड़े उत्साह, लगन तथा परिश्रम से कार्य किया। वह रात के तीसरे पहर सोकर उठ बैठता था और सुबह तक सरकारी कार्य में व्यस्त रहता था। दिन भर वह सैनिक तथा दरबार के कार्यों, बाहर से आए हुए व्यक्तियों से भेंट-वार्ता करने में लगा रहता था और संध्या के समय वह नमाज पढ़ता था तथा विद्वानों के सत्संग में कुछ समय व्यतीत करता था। शेर शाह सूरी एक शिक्षित व्यक्ति था। उसे अरबी तथा फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उसे इतिहास तथा साहित्य के अध्ययन का भी शौक था, लेकिन हम विद्वान नहीं कह सकते क्योंकि उसने व्यावहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर ही साहित्य, इतिहास तथा भाषा का अध्ययन किया था। यानी कि उसे साहित्य, भाषा और इतिहास पढ़ने का ऐसा शौक नहीं था कि जो कुछ मिल जाए वो पढ़ ले। उसको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी थी जो उसके काम की थी। शेर शाह को स्थापत्य कला से प्रेम था। उसकी निर्माण कला का सबसे अच्छा उदाहरण सहसा राम में उसका मकबरा है। यह मकबरा भारत की श्रेष्ठ इमारतों में गिना जाता है। इतिहासकार हावेल के अनुसार यह मकबरा शेर शाह के व्यक्तित्व और चरित्र का चित्र है। जिस भव्यता के साथ पे हमें यह मकबरा दिखता है, उसी भव्यता के साथ में शेर शाह सूरी का इतिहास भी है। डॉक्टर कानून वो लिखते हैं, इस मकबरे का बाहरी भाग जो कुछ रूखा सा लगता है, शेर शाह के बाहरी भ्रुकुटी चढ़े रूप को प्रकट करता है और इसका भीतरी सुंदर भाग यह दर्शाता है कि उसका दिल कितना सुंदर और दया भाव से भरा भरा पूरा था। भवन निर्माण कला और उसने एक नई शैली का आविष्कार किया और जिसका अनुसरण मुगलों ने भवन निर्माण कला में किया। यहाँ पर उसने जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समागम की परंपरा को शुरू किया था, उसे मुगल शासक आगे बढ़ाते हैं। जैसे उसके मकबरे में बाहर की तरफ हमें मुस्लिम स्थापत्य शैली देखने को मिलेगी और मकबरे के अंदर वाले भाग में हमें हिंदू कल्चर का जो स्थापत्य कला है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कुशल सैनिक तथा सेनापति की बात करें तो शेर शाह मध्यकालीन भारत का श्रेष्ठ सैनिक तथा सेनापति था। वह एक सैनिक का पुत्र था। उसके पिता का नाम हसन था, जैसे कि हमने प्रारंभिक जीवन में पढ़े थे। और उसका जो बचपन का नाम था या फिर जो मूल नाम था वो भी फरीद था। ठीक है, फरीद। अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते समय उसने विद्रोहों का दमन बड़ी वीरता तथा साहस के साथ किया था। उसके अदम्य साहस, वीरता, असाधारण धैर्य तथा अपूर्व शक्ति उसके अंदर विद्यमान थी, जिसका परिचय उसने रोहतास, मारवाड़, रायसीना मतलब रायसेन का किला, चौसा तथा बेलग्राम विजय में दिया। हुमायूं को पराजित करना उसकी महान सैनिक सफलता थी। इसी आधार पर शेर शाह को कुशल सैनिक कहा जा सकता है। डॉक्टर कानून को यहाँ पर फिर अपना कानून लेकर जाते हैं और हमारा दिमाग खाते हैं। वो कहते हैं, शेर शाह के चरित्र में शेर की वीरता और लोमड़ी की कूटनीति का एक विचित्र मिश्रण था। शक्तिशाली शत्रुओं को हराने के लिए वह लोमड़ी की तरह छल और कपट से काम लेता था, जबकि दुर्बल शत्रु पर वह युद्ध क्षेत्र में एक शेर की तरह कूद पड़ता था।
और यही शेरशाह सूरी की महानता है और उसकी कूटनीति है, क्योंकि जहाँ पर वो सीधे तौर पर नहीं जीत सकता था वहाँ पर वो कूटनीति से काम लेता था। जैसे कि हमने राजस्थान वाले क्षेत्र में जब वहाँ आक्रमण करने गया था तो किस तरह उसने फूट डालकर किले को जीता था, हमने देखा था उसके विजय अभियान के दौरान। विलियम एर्स्काइन का मत यहाँ पर सही प्रतीत होता है कि सैनिक चतुराई से वह भारत पर शासन करने वाले अपने जाति वालों में सर्वश्रेष्ठ था। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वह अपने शत्रु पर सामने से कभी भी आक्रमण नहीं करता था। युद्ध क्षेत्र में वह सभी सैनिक चालों को काम में लाता था, जैसे शत्रु को बेखबर रखना, उस पर अचानक हमला बोल देना, उसे झांसा देकर किसी छिपे हुए मार्ग की ओर ले जाना और वहाँ पर कई ओर से आक्रमण करना। ये कौन कहता है? ऐसा कहता है भारत के इतिहास नामक ग्रंथ में डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं। उसकी सेना में पूर्ण अनुशासन था, सैनिकों के साथ उसका व्यवहार मधुर था और विलियम एर्स्काइन का जो मत है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यहाँ पर ये कहते हैं कि सैनिक चतुराई में वह भारत पर शासन करने वाले अपनी जाति वालों में सर्वश्रेष्ठ था। तो ये अफ़गान मूल का व्यक्ति था और ये इनका जो सूर्यवंश है वह भी अफ़गान वंश था और लोदी वंश के बाद यह दूसरा वंश था जो कि अफ़गान से संबंध रखता था। अफ़गानिस्तान क्षेत्र से मूल रूप से आकर भारत में बसे हुए थे। अब इसके बाद में हम कुछ और देखें तो वह एक कुशल प्रशासक भी था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कहानियों की तरह ही पढ़ना है और सिर्फ सुनते जाना है, क्योंकि जब हम किसी की उपलब्धियों की बात करते हैं, जब हम किसी को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूरी तरह से प्रयास होते हैं कि 90% हम उनकी तारीफ़ करेंगे और 10% लास्ट में थोड़ा सा उनकी बुराई या फिर उनकी कमियां दिखाकर अपने आंसर को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। कुशल प्रशासक की बात करें तो शेरशाह की गणना मध्यकाल के महान शासन प्रबंधकों में की जाती है। उसने पूर्व प्रचलित शासन की बुराइयों को दूर करके शासन को परिष्कृत किया तथा नवीन सिद्धांतों पर आधारित किया। जैसे हम पहले पढ़ चुके थे कि शेरशाह में भूमि व्यवस्था, लगान, मुद्रा, वाणिज्य तथा व्यापार में सुधार करके उसे जन कल्याण का साधन बना दिया था। यही शेरशाह के प्रशासन में महत्वपूर्ण विशेषता थी। शेरशाह पहला भारतीय मुसलमान शासक था जिसने वास्तविक अर्थ में निष्पक्ष भाव से जनता के हित का ध्यान रखा था। इस दृष्टि से वह फिरोज शाह तुगलक से भी बढ़कर था कि उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और राष्ट्र के सभी वर्गों के विकास का समान अवसर प्रदान किया। उसने कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, हिंदू तथा मुसलमानों की सुख सुविधाओं का ध्यान सदैव रखा। उसने राजनीति से धर्म को पृथक करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया, जिसको आगे चलकर अकबर ने अपनाया। तो कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने उस आधार को बनाने का प्रयास किया और उसमें सफल रहा, जिस आधार पर खड़े होकर अकबर भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिने जाने लगा। यहाँ पर राष्ट्र निर्माता की बात करें तो जो इसकी न्याय व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं, तो उसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी और दंड में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं था। राष्ट्र निर्माता की बात करें तो शेरशाह पहला मुसलमान शासक था जिसने राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने सर्वप्रथम भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच की खाइयों को पाटने का प्रयत्न किया। राष्ट्रीय एकता की स्थापना हेतु उसने केंद्र को शक्तिशाली बनाया और उसने प्रांतीय सरकारों को शासन में के एक सूत्र में बांधे रखा। सड़कों तथा सरायों के निर्माण से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। अब हम ये देखते हैं कि शेरशाह से कैसे अकबर का पथ प्रदर्शक होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कई बार प्रश्न बहुत घुमाकर पूछे जाते हैं, तो सीधे तौर पर तो ये पूछ लिया जाएगा कि शेरशाह का मूल्यांकन कीजिए, लेकिन आप अगर एमए के विद्यार्थी हैं तो एमए टाइप के प्रश्न तो नहीं पूछेंगे भैया। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का योगदान, या फिर शेरशाह सूरी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महान शासक क्यों है, या फिर शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी शासक क्यों कहा जाता है।
ऐसे जब भी घुमाकर प्रश्न पूछे जाए और कहीं ना कहीं आपको ये लगे प्रश्न समझने पर कि यहाँ पर सामने वाले की तारीफ हो रही है, तो आपको बस उसका मूल्यांकन कर देना है इन बिंदुओं पर। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि शेरशाह ने जिन शासन सिद्धांतों, सैनिक व्यवस्था तथा राष्ट्र को संगठित करने के लिए जो व्यवस्था की, उसी का अनुसरण करते हुए अकबर ने भी अपनी शासन व्यवस्था कायम की तथा नीतियों का निर्माण किया। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है, शेरशाह का अकबर से वही राजनीतिक संबंध है जो चंद्रगुप्त का अशोक से है, जूलियस सीजर का अगस्टस से है, हेनरी द्वितीय का एडवर्ड प्रथम से है और हेनरी पंचम का लुई 16वें से है। इसकी विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ सकता है कि शेरशाह अकबर का पथ प्रदर्शक था या फिर शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, तो इन बिंदुओं के आधार पर आपको अपना उत्तर लिखना है। शासन के सिद्धांतों, संस्थाओं तथा सुधारों का अनुसरण। अकबर ने अपने शासन का भवन शेरशाह की नींव के ऊपर खड़ा किया था। शासन के मूलभूत सिद्धांतों, संस्थाओं, सुधारों आदि को अकबर ने शेरशाह से ग्रहण किया था। अकबर के परम मित्र अबुल फजल ने इस बात को स्वीकार किया है कि अकबर शेरशाह का ऋणी है। राष्ट्र निर्माता के कार्यों का अनुसरण। शेरशाह ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने तथा सड़कों और सरायों द्वारा भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। हिंदू तथा मुसलमानों को अपने विकास का समान अवसर दिया और शासन में स्थान देने में कोई भेदभाव नहीं किया। इसी का अनुसरण करते हुए अकबर ने भी हिंदू मुसलमानों के प्रति समान नीति का अनुसरण करते हुए एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर, तीर्थ यात्री कर हटा दिया। हिंदुओं को उसने अपने प्रशासन में उच्च स्थान दिया। दीन ए इलाही धर्म चलाकर उसने सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। संपूर्ण साम्राज्य में भाषा, वित्त व्यवस्था, न्याय तथा प्रशासन में एक रूपता स्थापित करके राष्ट्रीय एकता को दृढ़ बनाया। और ये कुछ भी अकबर कर रहा था तो उसकी प्रेरणा शेरशाह सूरी था। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने जहाँ पर पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारा था, वहीं अकबर ने इससे सीखकर और भी नई व्यवस्थाओं का अनुसरण किया था। राजपद के आदर्श का अनुसरण। शेरशाह के अनुकरण। शेरशाह के राजपद का आदर्श था कि शासक को प्रजा की भलाई के लिए परिश्रम करना चाहिए। उसने प्रजा के दुख दर्दों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। अकबर ने इसी का अनुसरण करते हुए प्रजा के हित को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और उसने अपने ऐसे कार्य किए जिनसे प्रजा को सुख शांति का जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पर अगला बिंदु आता है राजस्व व्यवस्था का अनुसरण। तो यहाँ पर जो भूमि की पैमाइश शेरशाह सूरी ने शुरू की थी कि पहले हम भूमि को नापेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर कितना उत्पादन हो सकता है, उसके बाद में कर व्यवस्था निर्धारित करेंगे। तो इस व्यवस्था को अकबर ही अपनाता है, भूमि की पैमाइश को। सैनिक संगठन तथा नागरिक प्रशासन का अनुसरण भी अकबर यहाँ पर करता है। और इसके बाद में कला प्रेमी। तो जो यहाँ पर इसका जो मकबरा है सहस्त्रराम बिहार में, यहाँ पर एक झील के बीच में ऊंची कुर्सी देकर इसका निर्माण कराया गया है और ये बहुत ही सुंदर स्थापत्य दिखाता है और इससे पता चलता है कि शेरशाह सूरी की जो स्थापत्य कला के प्रति प्रेम था वो कितना बेहतरीन था। यहाँ पर हमें जो इसकी बाहरी डिज़ाइन पर मुस्लिम शैली का प्रभाव और इसकी भीतरी भाग पर हिंदू शैली की कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। इतिहासकारों का मत है कि वह तुगलक काल की इमारत को गंभीरता और शाहजहाँ की महान कृति ताजमहल के स्त्रियोचित सौंदर्य के बीच जैसे संपर्क स्थापित करता है। शेरशाह ने पुरानी दिल्ली में एक किले का तथा उसके अंदर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। किले का तो अब थोड़ा सा भाग ही बचा है, किंतु वह मस्जिद बची हुई है और इस मस्जिद में अनेक कलात्मक विशेषताएं हमें आज भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे शेरशाह सूरी मध्यकालीन भारत के इतिहास का न केवल महानतम शासक था, बल्कि उसने इतिहास में महान कहलाने वाले अकबर जैसे सम्राट को पथ प्रदर्शक करने का काम किया। हम ये कह सकते हैं कि अगर अकबर महान है तो उसके पीछे वजह शेरशाह सूरी है।
अगर शेरशाह न होता तो हो सकता है कि अकबर को फिर से पूरे सिस्टम को, पूरी व्यवस्थाओं को बनाने में लग जाता और उसका आने वाला उत्तराधिकारी महान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं को पहले ही सुदृढ़ और एक अच्छी नीतियों का निर्माण शेरशाह सूरी कर चुका था, जिसका लाभ अकबर को मिला। यहाँ पर हम शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किस तरह से इनका पतन हो जाता है और मुगल आ जाते हैं। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह या सलीम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसके समय में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें उसने सफलतापूर्वक दबा दिया। उसने अपने पिता की शासन व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न किया। 9 वर्ष के शासन के बाद उसकी मृत्यु हो गई 1554 में। सलीम शाह के बाद में उसका पुत्र फिरोज, जिसकी अवस्था केवल 12 साल थी, वह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके चाचा मुवारिज खां ने उसका कत्ल कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया। वह मोहम्मद आदिल शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदिल निकम्मा सिद्ध हुआ। शासन की बागडोर उसके मुख्यमंत्री यानी कि उसके प्रधानमंत्री हेमू, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके हाथ में आ गई। हेमू रेवाड़ी का बनिया था। अपनी प्रतिभा के कारण वह इस उच्च पद पर पहुंच गया था। राज्य में विद्रोह होने लगे। बंगाल तथा मालवा स्वतंत्र हो गए। इस अवस्था का लाभ उठाते हुए आदिल शाह के चचेरे भाई इब्राहिम सूर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। आदिल शाह घबराकर भाग खड़ा हुआ और चुनार में जाकर शरण ली। उसने चुनार को अपनी राजधानी बनाई। इस घटना से प्रेरित होकर शेरशाह के भतीजे अहमद खां सूरी ने, जो कि पंजाब का हाकिम था, हाकिम मतलब पंजाब का गवर्नर था, उसने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और सिकंदर शाह के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार अफगान साम्राज्य, जिसको शेरशाह सूरी ने इतने परिश्रम से बनाया था, वह लड़खड़ाने लगा। इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए हुमायूं ने अफगानों पर आक्रमण कर दिया। 1555 में मुगलों का लाहौर पर अधिकार हो गया। उसी वर्ष सिकंदर सूर सरहिंद के युद्ध में पराजित हुआ और आगरा तथा दिल्ली पर हुमायूं का अधिकार हो गया। सिकंदर सूर शिवालिक की पहाड़ियों की ओर भाग गया। इधर आदिल शाह के सेनापति हेमू ने इब्राहिम सूर को कालपी के पास हरा दिया। इस प्रकार अफगान शक्ति का ह्रास हो गया। हेमू को भी अकबर ने पराजित करके मार डाला और भारत का एक छत्र सम्राट बन गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक महान साम्राज्य का निर्माण करता है शेरशाह सूरी और किस तरह से उसका पतन हो जाता है। इसलिए अगर सही चीज़ सही व्यक्ति के हाथ में नहीं लगती है तो उसका पतन होना स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ पर शेरशाह सूरी महान था, पर उसके आने वाले वारिस या उत्तराधिकारी नहीं थे, जिसके चलते उसका साम्राज्य पतन की ओर चला गया। ठीक वैसे ही जैसे बाबर ने इतनी परिश्रम के साथ में 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा और एक बड़े साम्राज्य की नींव डाली, लेकिन उसका पुत्र हुमायूं उसे बराबर न रख पाया। हालांकि उसने 1555 में फिर से इसे हराकर और इसके बच्चों को हराकर फिर से जीता और बाद में जो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, उसे अकबर हराता है और फिर से मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। अगर आपके सिलेबस में हेमचंद्र विक्रमादित्य भी है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं हेमू पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अन्यथा समय मिलने पर मैं उस वीडियो को अपलोड करके एमए सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। आप वहां जाकर एक बार देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं। ये मुगल साम्राज्य का चैप्टर था, इसलिए यहाँ पर मुगलों से जुड़े ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, लेकिन हमें शेरशाह सूरी से जुड़े प्रश्नों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न देखते हैं। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। शेरशाह को अकबर महान का पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। आ गया वैसे ही प्रश्न, तो आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। शेरशाह की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। शेरशाह की चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमावदार आ सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल पर आप हैं प्रश्न घुमावदार होने लाजमी होते हैं। कई बार इतिहासकारों की कोटेशन पूछ ली जाती है, उस आधार पर प्रश्न बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना, पहले प्रश्न को अच्छे से समझना फिर उत्तर करना। शेरशाह अकबर का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। फिर इसके बाद में देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, शेरशाह किस वर्ष गद्दी पर बैठा।
तो 1540 में शेरशाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, सही है हमारा उत्तर। इसके बाद में हम सिर्फ शेरशाह से जुड़े प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौसा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। चौसा तथा बिलगाम के युद्ध में शेरशाह जीत जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं शेरशाह का जन्म कब हुआ था। तो यह ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन फिर भी इसकी डेट जो है 1472 है। अब इसका सही उत्तर देखते हैं, तो हाँ 1472 ही है। फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी भारत का सम्राट कब बनता है? तो 1540 में वह बेलगाम के युद्ध में जीतने के बाद में जब वो बाबर को हरा देता है तो भारत का सम्राट बन जाता है। शेरशाह सूरी कौन था? तो शेरशाह सूरी एक अफगान व्यक्ति था, यानी कि अफगानिस्तान से उसका संबंध था। और शेरशाह सूरी का जो सूरवंश था वह दिल्ली पर शासन करने वाला दूसरा अफगान वंश था। इससे पहले लोदी वंश पहला अफगान वंश था और सूरी दूसरा अफगान वंश था। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो वो ख़त्म हो चुके हैं। और इस तरह से ये वीडियो समाप्त हो गया है और हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया कि शेरशाह सूरी का वैल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टर एंड वर्क्स ऑफ शेरशाह। शेरशाह सूरी महान क्यों था और उसके चरित्र का मूल्यांकन हमने इस वीडियो में किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुशी ही ऐसी वस्तु है जो पास ना होने पर भी आप दूसरों को बिना असुविधा के साथ में दे सकते हैं। इसीलिए किसी को टेंशन देने से अच्छा है कि किसी को मुस्कुराहट दीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।